To all of you, myself Sumesh Singh and your favorite channel Sankalp Academy Plus. In the first lecture, we have completed about the introduction of acid with their examples, introduction of base with their example, introduction of salt with their examples. Means how can we define acids, how can we define base, and how can we define that salt. That's topic we have completed, and at last point when the video was end, that point was different concept of acid and bases. जहाँ पे वीडियो ख़त्म हुई थी, आई होप आपने वॉच किया होगा, तो आपने देखा होगा कि वीडियो ख़त्म हुआ था डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के पास. अबाउट 3 बेसिक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आर्हेनियस कंसेप्ट फॉर एसिड एंड बेस, ब्रॉन्स्टेड लॉरिस कंसेप्ट फॉर एसिड एंड बेस, और तीसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड लुईस कंसेप्ट. ये 3 इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट्स हैं फॉर एसिड एंड बेस के लिए, और तीनों साइंटिस्ट 3 तरह से एसिड और बेस को क्या किए हैं, डिफाइन करने की कोशिश किए हैं. तो आज का लेक्चर उसी टॉपिक से स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड द कंसेप्ट फॉर एसिड एंड बेसिस. तो चलिए, ये 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं हमारे पास. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, द सेकंड कंसेप्ट हम देखेंगे ब्रॉन्स्टेड लॉरिस कंसेप्ट, और थर्ड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे दैट इज कॉल्ड लुईस कंसेप्ट, जिसमें से क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड द आर्हेनियस कंसेप्ट है. ब्रॉन्स्टेड लॉरिस कंसेप्ट और लुईस कंसेप्ट क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से आउट है, बट आपके प्री फाउंडेशन नीट और प्री फाउंडेशन जेई के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप नीट का प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ पर आपके पास इसका फंडामेंटल जब नॉलेज रहेगा तब आपको वहाँ पे ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. और मैं जो वीडियो आपको बनाता हूँ वो आपको मैं बोलता भी हूँ कि मेरे वीडियोस आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम प्लस प्री फाउंडेशन नीट और प्री फाउंडेशन जेई को ध्यान में रख करके होते हैं. तो मैं आपको तीनों टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ. तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड द आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. फर्स्ट इज दैट आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. फर्स्ट फॉर एसिड, एसिड के लिए आर्हेनियस ने बोला फॉर एसिड. अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, दोज species or compounds or molecules give H plus or H3O plus. H plus means hydrogen ion and H3O plus means that is called hydronium ion. H3O plus means that is called hydronium ion. ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था. तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, those species or compounds or molecules give the H plus or H3O plus in their aqueous solution known as एसिड. आर्हेनियस के अनुसार से एसिड वो है जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, H प्लस को देते हैं, या अपने एक्वस सॉल्यूशन में H3O प्लस देते हैं. मीन्स हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं, हाइड्रोनियम आयन को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं. उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एसिड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल like HCl, which is called hydrochloric acid. In their aqueous solution, अपने aqueous solution में ये HCl after the ionization they can give the H plus and also that give the Cl minus. Means अपने aqueous solution में ये acid क्या दे रहा है, that's provide the H plus. H प्लस क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है. लाइक द H2SO4 इन देयर एक्वस सॉल्यूशन दैट प्रोवाइड द 2H प्लस. क्यों? क्योंकि इसके पास कितना H प्लस है, तो 2H प्लस है, इसलिए कितना H प्लस दे सकता है, 2H प्लस. सो दे कैन गिव द 2H प्लस प्लस
SO4 2 माइनस एक्वस। मीन्स इन ऑल एसिड, सारे एसिड में कॉमन क्या हो रहा है, तो सारे एसिड क्या दे रहे हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में, H प्लस दे रहे हैं। वो 1H प्लस दें, चाहे 2H प्लस दें, चाहे 3H प्लस दें, ठीक है ना, बट ऑल एसिड हैव ए कॉमन स्पीसीज इज दैट H प्लस। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग सारे एसिड के साथ कॉमन जो स्पीसीज होता है वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द H प्लस होता है। वो हम H प्लस बोले, चाहे हम उसे क्या बोले, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन बोले। जैसे अगर H प्लस बोले तो इससे अच्छा होगा कि हम इसे हाइड्रोनियम आयन के रूप में क्या करें, रिप्रेजेंट करें। जैसे अगर HCl है तो HCl कहाँ पे होगा, वाटर में होगा, तो ये H प्लस जो निकलेगा वो वाटर के साथ बाइंड अप करके ये क्या बना देगा, दैट कैन फॉर्म द H3O प्लस एक्वस प्लस क्या बनाएगा, Cl माइनस एक्वस बनाएगा। मीन्स जो H प्लस निकलेगा वो पानी में आप ढूंढिएगा कि वो H प्लस के फॉर्म में हो, तो H प्लस के फॉर्म में दिखेगा नहीं, ये H प्लस कन्वर्ट कर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्या, H3O प्लस। तो यही कंसेप्ट आर्हेनियस ने दिया था कि वैसे स्पीसीज जो वाटर में H प्लस देते हैं, या वाटर के H प्लस को दूसरे फॉर्म में आप बोल सकते हो कि वो H प्लस कैसे फॉर्म में पाया जाता है, H3O प्लस के फॉर्म में पाया जाता है, तो वैसे स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एसिड कहते हैं। वो कोई भी तरह का एसिड हो, या तो वो क्या करेगा, कम अमाउंट में H प्लस देगा, चाहे ज्यादा अमाउंट में देगा, लेकिन देगा तो वो H प्लस ही देगा। अब आप उस H प्लस को H प्लस के फॉर्म में बोलो, चाहे दैट्स यू कैन टेल दैट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन, या आप उसको कैसे फॉर्म में बोल सकते हो, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में भी क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। क्लियर, ये सारे एसिड्स के साथ क्या होगा, कॉमन होने वाला है। नाउ कोई दूसरा एसिड लेते हैं, फॉर एग्जांपल HNO3, इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, दैट कैन ऑल्सो गिव द, कितना इसके पास H है, तो 1H है, सो दैट कैन गिव H प्लस and also give the NO3 minus aqueous. If we take the next example which is called H2CO3, H2CO3 किसे बोलते हैं, बोलो, कार्बोनिक एसिड। H2CO3 क्या होता है, दैट इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। तो अगर कार्बोनिक एसिड को वाटर में लेते हो तो कितना H प्लस दे सकता है, देखो यहां से, तो यहां कितना है, 2 है, सो दैट कैन गिव द 2H प्लस एक्वस एंड ऑल्सो गिव द CO3 2 माइनस एक्वस। तो ये सारे एसिड में क्या होता है, कॉमन होता है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, कि कोई भी एसिड अगर हो तो एसिड कोई भी हो वो सिर्फ क्या दे सकता है, ऑल एसिड गिव द H प्लस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ H प्लस इज द डिफरेंट, some acid give the large amount of H plus, some acid give the little amount of H plus। वो हम आगे पढ़ेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आर्हेनियस एसिड को 2 कैटेगरी में बांटेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में, ठीक है। H प्लस का पर मोलिकुल्स H प्लस का कंसर्न, पर मोलिकुल्स H प्लस 1 भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सारे एसिड में आर्हेनियस के अकॉर्डिंग कॉमन है कि दैट कैन गिव द H प्लस, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक वी कैन टेक दैट लाइक HCOOH, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मिक एसिड। अगर हम फॉर्मिक एसिड ले लेते हैं, जिस फॉर्मिक एसिड को दूसरे वर्ड में हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मीथेनोइक एसिड। ये सब याद रखना बाबू, ये सब इंपॉर्टेंट एसिड है और उसका क्या है, नेम है, बार बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड एक तरह का कैसा एसिड होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। मैंने बताया भी था कि आपको ऑर्गेनिक एसिड में कभी भी आगे वाले H को नहीं तोड़ा जाता है, किसी भी ऑर्गेनिक एसिड के फर्स्ट वाले, ठीक है ना, आगे वाले H को नहीं ब्रेक किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ वही H निकलता है जो O के साथ क्या होता है, बॉन्डेड होता है। मतलब कि जो O के साथ H ये बॉन्डेड है, ये H क्या होगा, H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, आगे फ्रंट का H जो होगा वो H प्लस के फॉर्म में नहीं निकलता। याद रखेंगे कि ऑर्गेनिक एसिड में ऐसा नहीं कि आप काउंट कर लेंगे कि इसमें 4 H है तो 4 H प्लस निकाल देंगे, नहीं, आप ऐसा नहीं करने वाले हो। आप क्या करोगे, बैक साइड में जाओ, देखोगे यहाँ पे O और H का कितना बॉन्ड है। अगर O और H के साथ एक H लगा हुआ है तो एक ही H प्लस निकलेगा। तो यहाँ पर O और H के साथ एक H प्लस, यहाँ से कितना H प्लस दे सकता है, तो ये क्या करेगा, HCOH अपने एक्वस सॉल्यूशन में अगर इसको H प्लस देना होगा तो कितना देगा, तो OH बॉन्ड एक है, इसलिए यहाँ से एक H प्लस देगा और ये क्या बना देगा, HCOO माइनस, विच इज कॉल्ड फॉर्मेट आयन।
दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट आयन। ये HCOO माइनस बनता है, ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट आयन। इसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मेट आयन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मेट आयन। जो HCOO माइनस बनता है दैट इज कॉल्ड द फॉर्मेट आयन, इसे हम फॉर्मेट आयन कहते हैं। क्लियर। दूसरा कोई एसिड लेते हैं, जैसे हम लेते हैं एसिटिक एसिड लाइक CH3COOH इन द एक्वस सॉल्यूशन, C3COOH एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं, वाटर में ले लेते हैं। तो CH3COOH एक्वस सॉल्यूशन में अब आप अगर काउंट करके हाइड्रोजन गिन लोगे कि 3 और 1 4 है, तो आप क्या करोगे, कोई लड़का देखेगा, कोई स्टूडेंट देखेगा, बोलेगा बाबू, कहेगा क्या कि सर 3 और 1 4 है, 4H प्लस देगा। मैं फिर से बोलूंगा कि आप ऑर्गेनिक एसिड पढ़ रहे हो, दैट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। ये कैसा एसिड है, एसिटिक एसिड इसका नाम होता है। एसिटिक एसिड का IUPAC नेम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड इथेनोइक एसिड। इसका IUPAC नेम क्या होता है, इथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है, इथेनोइक एसिड, जो एक तरह का कैसा एसिड है, दैट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड है। ये कैसा एसिड है, दैट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, एक ऑर्गेनिक एसिड है। तो फिर से ऑर्गेनिक एसिड आ गया, तो यहाँ पे आप काउंट देखोगे कि O और H कितना है, O और H के बीच का O और H का बॉन्ड कितना है। तो यहाँ देख लो कि यहाँ पे O और H, O के साथ कितना H अटैच है, एक H अटैच है। आप इतना देखना है कि OH बॉन्ड कितना है, या OH बॉन्ड को आप बोल सकते हो कि O के साथ कितना H अटैच है। तो यहाँ देखो ना कि O के साथ H कितना अटैच है, एक H अटैच है, इसलिए यहाँ से कितना H प्लस देगा, 1H प्लस देगा, प्लस यहाँ से क्या बना देगा, CH3COO माइनस। दैट CH3CO माइनस कहाँ बनेगा, वाटर में एक्वस होगा, ये भी कहाँ बनेगा, वाटर में एक्वस होगा। नाउ CH3COS दैट इज कॉल्ड एसीटेट आयन, ये सब याद रखना पड़ेगा। एसीटेट आयन दैट इज कॉल्ड इथेनोएट आयन, इथेनोएट आयन, ये इथेनोएट, ये क्या है, फॉर्मेट आयन, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मिथेनोएट आयन, दैट इज कॉल्ड मिथेनोएट आयन। तो यू कैन सी दैट इन ऑल एसिड, जितने एसिड्स हैं सब में क्या कॉमन होने वाला है, तो सब में H प्लस कॉमन होने वाला है। सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू Arrhenius, all acids contain a common species known as H प्लस। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग सारे एसिड में एक चीज कॉमन हो गया कि कोई भी एसिड हो उसके पास क्या होता है, H प्लस होता है। वो H प्लस कम हो चाहे ज्यादा हो कंसेंट्रेशन, बट सारे एसिड के पास क्या होता है, H प्लस होता है। दैट इज द proper concept for the Arrhenius, that are according to Arrhenius those compound which give the H plus in their aqueous solution और गिव द H3O प्लस। H प्लस को अभी मैंने बोला कि आप खोजिएगा पानी में तो H प्लस के फॉर्म में नहीं दिखेगा, वो भले ही H प्लस दे रहा है लेकिन H प्लस के फॉर्म में दिखेगा नहीं, क्योंकि H प्लस क्या करेगा कि जो H प्लस निकलेगा वो H प्लस क्या करेगा, H2O प्लस मतलब पानी के साथ, वाटर के मोलिक्यूल्स के साथ जो H प्लस निकलेगा वो H प्लस वाटर के मोलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, H3O प्लस का फॉर्मेशन कर देगा। इसलिए या तो आप H प्लस बोलो या H प्लस से भी अच्छा होगा, क्योंकि अब नया कंसेप्ट में H प्लस से अच्छा बोला जा रहा है कि दैट इज कैन गिव द H3O प्लस। जो हाइड्रोनियम आयन क्या करता है, देता है, वो क्या होता है, प्योर एसिड के फॉर्म में जाना जाता है या एसिड बोला जाता है। तो दैट इज द कंसेप्ट फॉर द एसिड विच वाज गिवन बाय द Arrhenius। नाउ फॉर बेस, बेस के लिए, फॉर बेस according to Arrhenius those compounds or species or molecules which give OH minus or hydroxide ions in their aqueous solution known as bases।
बेस के लिए आर्हेनियस का कंसेप्ट है कि दोज कंपाउंड विच कीप द OH माइनस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। वैसे कंपाउंड जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, OH माइनस देते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स लाइक NaOH which is called sodium hydroxide, like KOH which is called potassium hydroxide, clear, like AlOH का whole thrice which is called aluminum hydroxide, like CaOH का whole twice calcium hydroxide वगैरह वगैरह बहुत सारे ETC कर देते हैं। तो बेसिस के लिए कंसेप्ट है कि जो OH माइनस अपने एक्वस सॉल्यूशन में दे वो क्या है, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस है। एसिड्स वो हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस दे या फिर H3O प्लस का क्या करे, फॉर्मेशन। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देन आफ्टर वी कम्स दैट सम लिमिटेशन फॉर द आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी के कुछ लिमिटेशन भी हैं, उसका मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो बेसिस आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो एग्जांपल्स हैं उसका हम लोग सबसे पहले आयोनाइजेशन देख लेते हैं। जैसे एसिड का मैंने आपको आयोनाइजेशन बताया वाटर में, वैसे बेसिस का वाटर में आयोनाइजेशन कैसे होता है, बेसिस वाटर में OH माइनस का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक NaOH को अगर तुम वाटर में डिजोल्व करोगे तो सबसे पहले NaOH में OH कितना निकलेगा, तो यहाँ देख लो कि OH कितना है, लाइक OH कितना है, तो यहाँ से OH 1 है, सो दैट कैन फॉर्म द OH माइनस, कितना बनाएगा, 1 माइनस बनाएगा। अब जितना माइनस होगा उतना Na के ऊपर क्या बनेगा, प्लस बनेगा, सो दैट इज कॉल्ड Na प्लस एक्वस। तो बेस है, बेस ने क्या दिया, OH माइनस का फॉर्मेशन किया अपने एक्वस सॉल्यूशन। लाइक KOH अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा, तो इसके पास OH कितना है, 1 है, सो दैट कैन गिव द OH माइनस, 1 OH माइनस देगा और कितना प्लस बनाएगा, लाइक K प्लस बनाएगा। लाइक CaOH का होल ट्वाइस एक्वस को अगर वाटर में डालोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर तुम वाटर में डालोगे तो यहाँ से OH कितना दे सकता है, तो यहाँ देखो कितना है, 2 OH है, सो दैट कैन गिव द 2 OH माइनस पर मोलिकुल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पर मोलिकुल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स एक मोलिकुल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना OH माइनस बनाएगा, 2 OH माइनस बनाएगा। तो जब ये 2 माइनस हुआ, 2 माइनस यहाँ से निकला, तो Ca के ऊपर कितना प्लस बनेगा, 2 प्लस बनेगा, सो दैट इज कॉल्ड Ca2 प्लस। Like the next example, which is the MgOH का whole twice magnesium hydroxide in their aqueous solution, that can give the how many OH minus, 2 OH minus in their aqueous solution. So per molecules 2 OH minus देगा, तो Mg के ऊपर कितना प्लस होगा, 2 प्लस होगा, so that can Mg2 plus aqueous. The next example that AlOH का whole thrice, OH का होल थ्राइस एक्वस को अगर लोगे तो यहाँ से कितना OH माइनस देगा, तो यहाँ देख लो 3 OH है, तो पर मोलिकुल्स 3 OH माइनस निकलेगा, तो जितना माइनस उतना प्लस बनेगा, सो दैट इज कॉल्ड Al3 प्लस एक्वस होगा। तो अब यहां से आपने देखा कि एसिड के लिए कॉमन H प्लस बना, तो सारी बेसिस के लिए कॉमन क्या बना, OH माइनस। वो OH माइनस कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, जैसे कि एसिड के बारे में मैंने आपको बताया। इसलिए आप यहां से नोट करके आप यहां से लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू Arrhenius, the common species for bases is OH minus, that is hydroxide ions। ये सारे बेसिस के लिए क्या है, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या है, कॉमन है। ठीक है, एग्जाम्स में कई बार पूछा है कि द कॉमन स्पीसीज फॉर द ऑल बेसिस इज दैट, द कॉमन स्पीसीज फॉर द ऑल बेसिस इज दैट
OH माइनस। सारे बेसिस के लिए कॉमन क्या होने वाला है? OH माइनस सारे बेसिस के लिए कॉमन होने वाला है। क्लियर? देन आफ्टर वी कम्स दैट लिमिटेशन। अब बात आती है भाई लिमिटेशन करने की, या ड्रॉबैक लिख देते हैं, ड्रॉबैक लिख लो, या फिर लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आखिर में आर्हेनियस थ्योरी फेल क्यों कर गई? अगर यही थ्योरी एक्सेप्टेड होती तो फिर दो थ्योरी लाने की जरूरत नहीं थी। कुछ तो डिफरेंस, कुछ तो प्रॉब्लम होगी जिसके वजह से आर्हेनियस थ्योरी क्या हो गई? फेल कर गई। फेल करने का रीजन ये था कि देयर आर द सम कंपाउंड्स व्हिच डू नॉट कंटेन द H+। कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे दैट डू नॉट कंटेन द H+, बट दे आर वर्किंग एज ए एसिड एंड आल्सो टाइप ऑफ बेस। कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे जिनके पास ना तो H+ था ना OH माइनस था, फिर भी वे कंपाउंड एसिड और बेस की तरह क्या करते थे? काम करते थे। अभी मैं याद दिलाऊं तुमको, लाइक द मेटल ऑक्साइड। जितने मेटल के ऑक्साइड होते हैं, आपको पता है ना, जितने मेटल के ऑक्साइड होते हैं वे सारे क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, वो बेस की तरह काम करते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डालोगे, तुरंत सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डालने के बाद तुरंत सोडियम ऑक्साइड क्या बना देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इसे सोडियम ऑक्साइड Na2O, इसको अगर जैसे ही तुम वाटर में डालोगे ये तुरंत क्या कर देगा? NaOH बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। अब बताओ, यहां पर सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डालने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, मतलब बेस का फॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब कि ये सोडियम ऑक्साइड जब बेस बना रहा है तो ये किस नेचर का है? बेसिक नेचर का है, क्योंकि पानी में डालने पर ये बेस का फॉर्मेशन कर दे रहा है। लेकिन आर्हेनियस के अकॉर्डिंग तो ये बेस नहीं है, क्योंकि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस कौन होगा? जो OH माइनस देगा, जिसके पास OH होगा। इसके पास तो कोई OH माइनस नहीं है, तो फिर तो ये क्या होगा? बेसिक नहीं होगा। लेकिन यहां तो शो कर रहा है कि ये बेसिक है, क्योंकि वाटर में डालने पर बेस बना रहा है। क्या हो रहा है? लिटमस पेपर जो है, लिटमस पेपर का कलर चेंज कर रहा है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो फिर क्या है? इसका मतलब कि आर्हेनियस का कंसेप्ट पूरा सही नहीं है। इसका मतलब कि आर्हेनियस का कंसेप्ट वैसे स्पीशीज के लिए लागू नहीं होता है जिसके पास H+ या OH माइनस ना हो, उसके लिए लागू नहीं है। तो इसका लिमिटेशन आपके पास हमको ये होगा, लिमिटेशन मैं आपको लिख देता हूं, Arrhenius theory is not be applicable for those compounds which do not contain H+ और OH माइनस do not contain H+ and OH minus with them, but they are acid और बेस। ये उस कंपाउंड के लिए लागू नहीं होगा जिसके पास H+ और OH माइनस नहीं होगा। ये सिर्फ उसी के लिए लागू होगा जिसके पास H+ और OH माइनस होगा। और कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिसके पास H+ और OH माइनस नहीं है, फिर भी ये क्या है? बट दे आर एसिड और बेस। फिर भी वे क्या है? H+ और फिर भी ये क्या है? एसिड और बेस है। मीन्स Arrhenius theory not be applicable for those compounds which do not contain H+ और OH माइनस but they are acid और base। वैसे कंपाउंड के लिए लागू नहीं होगा जो H+ और OH माइनस नहीं रखने के बावजूद भी वे एसिड और क्या है? बेस हैं। इसका मतलब कि सारे एसिड और बेस के कैरेक्टर को अकेले आर्हेनियस थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ उसी एसिड और उसी बेस के बारे में डिटरमाइन कर सकता है जिसके पास H+ और क्या होगा? OH माइनस होगा। ठीक है, इसका मतलब like metal oxide, like sodium oxide is basic, but how can basic metal oxide, sodium oxide क्या है? बेसिक है, but how can basic not be explained
बाय आर्हेनियस थ्योरी। सोडियम ऑक्साइड बेसिक है, लेकिन आर्हेनियस की थ्योरी के अकॉर्डिंग बेसिक नहीं है। आर्हेनियस की थ्योरी के अकॉर्डिंग बेसिक नहीं है। तो ये चीज का एक्सप्लेनेशन आर्हेनियस के पास नहीं है कि भाई वो बेसिक क्यों, क्योंकि ये बोलते हैं कि बेसिक नहीं है, लेकिन है वो बेसिक। ठीक है ना। मेटल के ऑक्साइड बेसिक है, नॉन मेटल के ऑक्साइड एस्टिक है। अब नॉन मेटल के ऑक्साइड एस्टिक क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन इनके पास नहीं है। तो दैट इज द लिमिटेशन इज दैट दोज कंपाउंड विच डू नॉट कंटेन द H+ और OH- बट दे आर एस्टिक और बेसिक, दिस विल नॉट बी एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ आर्हेनियस। वैसे कंपाउंड जिनके पास H+ और OH- नहीं है, फिर भी वे क्या है, एस्टिक हैं, फिर भी वे क्या है, बेसिक है। ऐसे बहुत सारे स्पीसीज हैं। जैसे मेटल के ऑक्साइड H+ नहीं रखने के बावजूद भी, सॉरी मेटल के ऑक्साइड OH- नहीं रखने के बावजूद भी वो बेसिक है। नॉन मेटल के ऑक्साइड H+ नहीं रखने के बावजूद भी एस्टिक है। इस चीज का एक्सप्लेनेशन हमारे आर्हेनियस साहब के पास नहीं है। ठीक है। तो दैट इज द इनफ फॉर द आर्हेनियस थ्योरी। ये हमारा आर्हेनियस थ्योरी के लिए क्या है, इनफ है। अगला थ्योरी मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड द ब्रॉन्स्टेड-लॉरेंज थ्योरी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आर्हेनियस की लिमिटेशन को खत्म करने के बाद वी हैव कम्स टू दैट पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द ब्रॉन्स्टेड-लॉरेंज थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड-लॉरेंज थ्योरी आर्हेनियस के लिमिटेशन को ठीक करेगा। जैसे जो आर्हेनियस का लिमिटेशन है, दैट्स द टोटली आर्हेनियस कंसेप्ट डिपेंड अपॉन द एक्वस सॉल्यूशन फॉर दोज एसिड विच आर गिविंग H+ एंड द दोज बेसिस विच गिव द OH-। आर्हेनियस कंसेप्ट टोटली एक्वस सॉल्यूशन के लिए है, जिसमें जो कंपाउंड H+ देते हैं वे एसिड हैं, जो H+ नहीं देते हैं वे एसिड नहीं है, जो OH- देते हैं वो बेस हैं, जो OH- नहीं देते हैं वो क्या है, बेस नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो H+ न देने के बावजूद भी एसिड की तरह काम करते हैं। कुछ ऐसे बेसिस हैं जिसके पास OH- नहीं है, फिर भी वे बेसिस है। इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन आर्हेनियस के पास नहीं था। इसका डेफिनेशन देने का कोशिश किसने किया था, ब्रॉन्स्टेड-लॉरेंज ने कंसेप्ट किया था। तो चलिए उनके लिमिटेशन को कुछ हद तक हम ब्रॉन्स्टेड साहब के साथ आगे प्रोसीड करते हैं। ब्रॉन्स्टेड साहब का कंसेप्ट जो है वो टोटली डिपेंड अपॉन द डोनेटिंग ऑफ प्रोटॉन और एक्सेप्टिंग ऑफ प्रोटॉन। ब्रॉन्स्टेड-लॉरेंज का जो कंसेप्ट है वो टोटली डिपेंडेंट है प्रोटॉन के देने से और लेने से। जैसे आर्हेनियस का कंसेप्ट था H+ के देने से और OH- के देने से, मतलब उनका कंसेप्ट H+ और OH- पे डिपेंडेंट था। और हमारा जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरेंज साहब का कंसेप्ट है, दैट्स डिपेंड अपॉन द डोनेटिंग ऑफ प्रोटॉन और एक्सेप्टिंग ऑफ प्रोटॉन। आप प्रोटॉन दे रहे हैं कि प्रोटॉन ले रहे हैं, इसी पर इसने एसिड और बेस को क्या किया है, समझाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने एसिड के बारे में बोला है कि वैसे स्पीसीज लाइक कैटायन हो सकते हैं, एनायन हो सकते हैं, या फिर कोई मोलिक्यूल्स हो सकता है, या कोई भी कंपाउंड। ठीक है। ऐसे स्पीसीज जो इतने फॉर्म में हो, कैटायन, एनायन, मोलिक्यूल्स या कंपाउंड, दैट्स हैव अ टेंडेंसी फॉर डोनेट प्रोटॉन, जिनके पास प्रोटॉन देने की टेंडेंसी हो, जिनके पास H+ देने की क्या हो, टेंडेंसी हो। प्रोटॉन किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि H+ को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन कहते हैं, क्योंकि H+ के पास हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो हाइड्रोजन के पास क्या होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन था वो तो चला गया, अब सिर्फ क्या बचा, प्रोटॉन। इसलिए H+ को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग नहीं, हम लोग किसके बात कर रहे हैं, हम तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरेंज की बात कर रहे हैं। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरेंज के अकॉर्डिंग दोज स्पीसीज हैव टेंडेंसी फॉर गिविंग द H+, वैसे स्पीसीज जिसके पास किसी दूसरे स्पीसीज को, नॉट बी वाटर, ये नहीं बोल रहा है कि पानी ही, ये बोल रहा है किसी भी दूसरे स्पीसीज को, वो वाटर भी हो सकता है, कोई भी दूसरा स्पीसीज हो सकता है। तो वैसे स्पीसीज जिसके पास H+ देने की टेंडेंसी हो किसी दूसरे स्पीसीज को, मतलब कि वैसे स्पीसीज जिसको प्रोटॉन देने की टेंडेंसी हो किसी दूसरे स्पीसीज को, तो ऐसे स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड एसिड कहते हैं। मतलब वैसे कैटायन या वैसे एनायन या वैसे मोलिक्यूल्स या वैसे कंपाउंड जो किसी दूसरे मोलिक्यूल्स को H+ दे सकते हो, किसी दूसरे मोलिक्यूल्स को प्रोटॉन दे सकते हो, तो वही क्या कहलाएंगे, दैट इज कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड एसिड कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर HCl कन्वर्टेड इनटू किस में हुआ है, Cl- में। हमने HCl को वाटर में क्या किया है, डाला है, मतलब HCl को वाटर के साथ रिएक्शन कराया गया है, तो HCl कन्वर्ट कर गया है किसमें, Cl- में। तो HCl Cl- में कब कन्वर्ट किया होगा, जब
ये क्या किया होगा, डोनेट, इसने H प्लस को क्या किया होगा, डोनेट किया होगा। जब तक ये H प्लस निकालेगा नहीं HCl, तब तक ये Cl माइनस में कैसे कन्वर्ट करेगा। तो इसने H प्लस को क्या किया है, डोनेट किया है, मीन्स दैट्स डोनेट द प्रोटॉन। इसने क्या डोनेट किया है, H प्लस डोनेट किया है, H प्लस दिया है, तब तो ये क्या हुआ है, Cl माइनस में कन्वर्ट हुआ है। और H प्लस को देना मीन्स H प्लस को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। तो या तो आप इसे ये बोल सकते हो कि HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया है, या HCl ने H प्लस को क्या किया है, डोनेट किया। अब आप बताओ कि जो प्रोटॉन डोनेट करता है उसके अकॉर्डिंग, जो प्रोटॉन डोनेट करता है उसको ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं। तो उसको ब्रॉन्स्टेड लॉरिस के अकॉर्डिंग जो H प्लस डोनेट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एसिड कहते हैं। इसलिए यहां पर HCl को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड, दैट इज कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड लॉरिस, ब्रॉन्स्टेड लॉरिस क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एसिड कहेंगे। तो यहां पर आपने क्लियर किया कि HCl को ब्रॉन्स्टेड साहब कैसे समझाते हैं। HCl को ब्रॉन्स्टेड साहब समझाते हैं कि चूंकि HCl ने H प्लस दिया है, HCl ने अगर H प्लस नहीं दिया होता तो Cl माइनस में नहीं गया होता। तो चूंकि HCl ने H प्लस दिया है मीन्स प्रोटॉन को दिया है, किसे दिया है, यहां देखो कि यहां पर H2O है, H2O से किस में कन्वर्ट हुआ है, H3O प्लस में, मतलब H2O में एक H प्लस आके क्या हो गया, लग गया है, तब तो H3O प्लस में गया है। मीन्स HCl ने अपना H प्लस H2O को दिया है, इसलिए चूंकि अब यहां पर HCl ने H प्लस दिया है, तो चूंकि जो H प्लस देता है या फिर जो डोनेट करता है प्रोटॉन, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड कहते हैं। इसलिए यहां पर HCl एज ए ब्रॉन्स्टेड लॉरिस एसिड के फॉर्म में क्या किया जाएगा, जाना जाएगा। ऐसे ब्रॉन्स्टेड एसिड के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपका H2SO4 एक ब्रॉन्स्टेड लॉरिस एसिड है, आर्हेनियस एसिड भी है क्योंकि वाटर में H प्लस देता है। तो H2SO4 भी ब्रॉन्स्टेड लॉरिस एसिड भी होगा, आर्हेनियस एसिड भी होगा। HCl वाटर में जाने पर H प्लस देता है, इसलिए आर्हेनियस एसिड भी होगा। और HCl H प्लस दे सकता है मीन्स प्रोटॉन दे सकता है, इसलिए ब्रॉन्स्टेड एसिड भी होगा। HNO3 क्या है भाई, तो HNO3 वाटर में जाने पर H प्लस देता है, इसलिए आर्हेनियस एसिड भी होगा। H प्लस दे सकता है मीन्स प्रोटॉन दे सकता है, तो क्या होगा, ब्रॉन्स्टेड एसिड भी होगा। NH4 प्लस क्या है, तो NH4 प्लस H प्लस दे सकता है, प्रोटॉन दे सकता है, इसलिए प्रोटॉन देने की वजह से क्या होगा, दैट इज कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड एसिड होगा। प्रोटॉन दे सकता है इसलिए क्या होगा, ये ब्रॉन्स्टेड एसिड होगा। H3O प्लस क्या कर सकता है, H प्लस दे सकता है, प्रोटॉन दे सकता है, इसलिए ब्रॉन्स्टेड क्या होगा, एसिड होगा। H2O H प्लस दे सकता है, ब्रॉन्स्टेड एसिड की कैटेगरी में आएगा। H2CO3 वाटर में H प्लस भी दे सकता है, साथ साथ में प्रोटॉन भी दे सकता है, H प्लस किसी को दे सकता है, इसलिए H2SO4 भी क्या होगा, दैट इज कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड एसिड होगा। ठीक है। H3O4 वाटर में जाने पर H प्लस दे सकता है, आर्हेनियस एसिड भी होगा, ब्रॉन्स्टेड एसिड भी होगा। ठीक है। CH3COH वाटर में जाने पर H प्लस भी देता है, मीन्स किसी को प्रोटॉन भी दे सकता है, क्योंकि H प्लस दे रहा है तो प्रोटॉन दे सकता है, इसलिए क्या होगा, दैट इज कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड एसिड भी होगा। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड कुछ नहीं है यार, बहुत इजी है। ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या है, जो H प्लस किसी को डोनेट कर सके, जो स्पीसीज किसी को H प्लस डोनेट कर सके, वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड एसिड कहलाता है। ठीक है। ब्रॉन्स्टेड बेस किसे कहते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस कौन सा होगा, ब्रॉन्स्टेड बेस किसे कहते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस कहते हैं कि जो H प्लस दे रहा है, समझ रहे हो ना, जो प्रोटॉन दे रहा है वो ब्रॉन्स्टेड एसिड हो गया। अब इसका उल्टा बोलो, दोज स्पीसीज विच आर केटायन, वे स्पीसीज केटायन हो सकते हैं, एनायन हो सकते हैं, कोई मोलिक्यूल्स हो सकते हैं, कोई कंपाउंड्स हो सकते हैं, दैट्स वो डोनेट कर रहा है एसिड, दैट्स एक्सेप्ट प्रोटॉन। वैसे स्पीसीज जो प्रोटॉन को क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो, जो H प्लस को क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो जो H प्लस को एक्सेप्ट करते हो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड बेस कहते हैं। तो ये टोटली प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड है, जिसने H प्लस दिया वो एसिड हो गया, जिसने H प्लस लिया वो क्या हो गया, बेस हो गया। तो ब्रॉन्स्टेड बेस आर दोज स्पीसीज which have a tendency for obtain, which can tendency for accept प्रोटॉन, जो कि अपना प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, जो H प्लस को एक्सेप्ट करता है, ऐसे केटायन को, ऐसे एनायन को, ऐसे मोलिक्यूल्स को, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द ब्रॉन्स्टेड बेस कहते हैं। वही यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द स्पीसीज और केटायंस और एनायंस और द मोलिक्यूल्स विच आर बी एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन को गेन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द ब्रॉन्स्टेड बेस, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल
एक एग्जाम्पल को समझो, यहां पर सेम ऊपर वाला ही एग्जाम्पल नीचे वाले में आता है, वही एग्जाम्पल को फिर से मैं समझा रहा हूं ताकि तुमको क्लियर हो जाए कि एक ही कंपाउंड में एसिड और बेस कौन कौन सा है। अब यहां से देखो, ये HCl किस में गया है, अभी मैंने कराया था ना, HCl किस में गया है, Cl माइनस में गया है। तो HCl से ये Cl माइनस में गया तो इसने क्या किया, H प्लस को डोनेट किया, मीन्स H प्लस को इसने क्या किया, डोनेट किया, मीन्स इसने क्या किया, प्रोटॉन को प्रोटॉन डोनेट किया, दैट्स डोनेट प्रोटॉन, इसने प्रोटॉन को डोनेट किया। जब इसने प्रोटॉन को डोनेट किया तो दैट इज कॉल्ड ब्रोंस्टेंट, ब्रोंस्टेंट लॉरेज, ब्रोंस्टेंट लॉरी क्या कहलाएगा, एसिड, क्योंकि इसने H प्लस को डोनेट किया है, तो जो H प्लस को डोनेट करता है उसे क्या बोलते हैं, ब्रोंस्टेंट एसिड बोलते हैं। अब देखो H2O से किस में गया है, तो H2O से दैट्स कन्वर्टेड इनटू H3O प्लस, H2O से किस में चला गया, H3O प्लस में चला गया। तो H2O से H3O प्लस में कैसे गया है कि H2O ने H प्लस को क्या किया है, क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। H2O में H प्लस आके लगा है तब तो ये किस में कन्वर्ट हुआ है, दैट्स कन्वर्टेड इनटू H3O प्लस। तो चूंकि H2O में H प्लस आके लग रहा है, इसमें H प्लस क्या किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया जा रहा है, मीन्स H प्लस का यहाँ पे क्या हो रहा है, H प्लस का एक्सेप्ट हो रहा है, एक्सेप्ट H प्लस मीन्स दैट इज प्रोटॉन एक्सेप्ट, प्रोटॉन एक्सेप्ट हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड द ब्रोंस्टेंट, ब्रोंस्टेंट बेस होगा, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द ब्रोंस्टेंट बेस बोलेंगे। तो जो H प्लस देगा, इस HCl ने H प्लस दिया, इसलिए ब्रोंस्टेंट एसिड हुआ, और H2O ने H प्लस को एक्सेप्ट किया और H3O प्लस में कन्वर्ट हुआ, H2O ने H प्लस एक्सेप्ट करके H3O प्लस में कन्वर्ट हुआ, मींस H प्लस को एक्सेप्ट किया, सो दैट इज कॉल्ड द ब्रोंस्टेंट बेस, इसलिए वो क्या होगा, ब्रोंस्टेंट बेस होगा। तो ब्रोंस्टेंट साहब ये नहीं कहते हैं कि जिसके पास H प्लस होगा वही एसिड होगा और जिसके पास OH होगा वही बेस होगा। ये साहब कहते हैं कि जो H प्लस दे सकता है किसी दूसरे को, जो किसी को H प्लस दे सकता है, वो कोई भी स्पीसीज हो, वो क्या हो सकता है, ब्रोंस्टेंट एसिड हो सकता है। और बेस कौन सा हो सकता है, तो बेस वो हो सकता है जो किसी से प्रोटॉन ले सकता हो, जो किसी का प्रोटॉन ले सकता हो, वो क्या हो सकता है, ब्रोंस्टेंट बेस हो सकता है। फॉर एग्जांपल्स में ब्रोंस्टेंट बेस में NO3 माइनस, माइनस है, किसी से भी प्लस ले सकता है, H प्लस ले सकता है, सो NO3 माइनस। नाइट्रेट आयन एक तरह का क्या होगा, नाइट्रेट आयन एक तरह का ब्रोंस्टेंट बेस होगा। Cl माइनस, माइनस चार्ज है, किसी का H प्लस ले लेगा, क्यों, क्योंकि माइनस है, प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, तुरंत प्रोटॉन ले लेगा, सो Cl माइनस एक तरह का क्या होगा, ब्रोंस्टेंट बेस होगा। CO3 2 माइनस, कार्बोनेट है, -2 है, किसी का प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, ब्रोंस्टेंट बेस की तरह काम करेगा। HNO3 माइनस, माइनस है, किसी का प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, ब्रोंस्टेंट बेस की तरह काम करेगा। Cl माइनस, माइनस है, किसी का प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, क्या करेगा, ब्रोंस्टेंट बेस की तरह काम करेगा। NH3 भी क्या करता है, किसी का H प्लस ऑब्टेन कर लेता है, गेन कर लेता है, इसलिए NH3 भी क्या होगा, दैट इज कॉल्ड द ब्रोंस्टेंट बेस होगा। H2O देख ही रहे थे यहीं पर, अभी इस एग्जांपल में H2O क्या कर रहा था, H प्लस एक्सेप्ट कर रहा था, इसलिए H2O भी क्या होता है, एक ब्रोंस्टेंट बेस भी होता है। तो H2O एक ऐसा स्पीसीज है जो ब्रोंस्टेंट एसिड भी होता है और ब्रोंस्टेंट बेस भी हो सकता है, इसलिए H2O एसिड की तरह भी काम करता है और बेस की तरह बिहेव करता है, मींस H2O एसिडिक नेचर भी शो करता है और बेसिक नेचर भी शो करता है, सो H2O इज कॉल्ड द न्यूट्रल स्पीसीज। इसीलिए तो H2O को क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं, क्योंकि अभी आप देखो तो मैंने ब्रोंस्टेंट लॉरेज एसिड में H2O का एग्जांपल एसिड में भी लिखा है और ब्रोंस्टेंट बेस में भी H2O का एग्जांपल लिखा है। तो H2O एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह बिहेव कर सकता है, so acid can say that this is called the neutral species। वो एक न्यूट्रल स्पीसीज है, उसके पास एसिडिक बिहेवियर भी है और बेसिक बिहेवियर भी है। वो H प्लस क्या कर सकता है, लॉस भी कर सकता है और H प्लस क्या कर सकता है, गेन भी कर सकता है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स शो कर रहा हूं जिसमें आप मुझे बताएंगे कि कौन सा स्पीसीज ब्रोंस्टेंट एसिड होगा, कौन सा स्पीसीज क्या होगा, ब्रोंस्टेंट बेस होगा। कार्बोनेट आयंस प्रेजेंट इन ए वाटर, कार्बोनेट आयन वाटर में क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो कार्बोनेट आयन वाटर में प्रेजेंट होने के बाद ये कार्बोनेट आयन वाटर में डालने के बाद ये कार्बोनेट आयन आफ्टर द रिएक्शन, कार्बोनेट आयन वाटर से रिएक्शन करने के बाद दैट्स कन्वर्टेड इनटू HCO3 माइनस। ये कार्बोनेट आयन रिएक्शन में, रिएक्शन मतलब प्रोसीड जब कर रहा है तो रिएक्शन प्रोसीड करने के बाद ये कार्बोनेट आयन किस में कन्वर्ट कर रहा है, बाई कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट कर रहा है। तो जब ये कार्बोनेट आयन, ठीक है,
कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट में जा रहा है, इसका मतलब कि ये कार्बोनेट आयन में H+ का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, क्योंकि पहले CO3 2- था, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं था। अब ये CO3 2- से क्या हो रहा है, HCO3- में जा रहा है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि CO3 2- में एक हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, मींस एडिशन ऑफ प्रोटॉन हो रहा है। H+ का क्या हो जा रहा है, एडिशन हो जा रहा है, तभी तो CO3 2- में से एक माइनस खत्म हो गया, क्योंकि एक H+ आया तो 2 माइनस में से एक प्लस खत्म हो गया। सो दैट इज कन्वर्टेड इनटू HCO3- मींस यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है एडिशन ऑफ H+ मींस एडिशन ऑफ प्रोटॉन। यहां पे क्या हो रहा है, प्रोटॉन का एडिशन हो रहा है। तो जिसमें प्रोटॉन का एडिशन होता है, जो H+ को लेता है, जिसमें H+ को क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, तो इसमें H+ को एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो जो H+ एक्सेप्ट करता है उसे क्या कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बेस कहते हैं। तो यहां पर CO3 2- कैसे काम कर रहा है, तो एज ए बेस के फॉर्म में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, जो ब्रॉन्स्टेड बेस के फॉर्म में क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। नाउ H2O कन्वर्टेड इनटू OH-। H2O किस में कन्वर्ट कर रहा है, OH- में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। H2O OH- में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। नाउ H2O कन्वर्टेड इनटू OH-। H2O से OH- में जा रहा है, तो H2O से OH- में कब जाएगा, जब ये प्रोटॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। जब प्रोटॉन निकालेगा, जब H+ निकालेगा, तब तो OH- में जाएगा। मींस ये क्या कर रहा है, डोनेट प्रोटॉन। ये प्रोटॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, H+ को निकाल रहा है। और जो H+ को निकालता है, जो H+ देता है, वो क्या कहलाता है ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग, तो ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग दैट इज कॉल्ड एसिड। तो H2O यहां पे कैसे काम कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ एसिड, और CO3 2- कैसे काम कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ बेस काम कर रहा है। नाउ NO3 कन्वर्टेड इनटू HNO3-। NO3 किस में कन्वर्ट कर रहा है, HNO3- में कन्वर्ट कर रहा है। और H2O किस में कन्वर्ट कर रहा है, दैट्स कन्वर्टेड इनटू OH-। तो H2O से कन्वर्ट कर रहा है OH- में, तो H2O से OH- में कब कन्वर्ट होगा, जब ये किसने क्या किया होगा, डोनेट H+ या डोनेट प्रोटॉन, जब इसने क्या किया होगा, प्रोटॉन को निकाला होगा। जब H2O से OH- में तभी न गया होगा बाबू, जब उसने H+ को क्या किया होगा, निकाला होगा। तो जिसने H+ को निकाल दिया, तो जिसने H+ को निकाल दिया, वो H+ को निकालने वाले को क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और ये HNO3 ने क्या किया, जो इसने H+ निकाला, उसको HNO3 अपने क्या कर लिया, अपने साथ जोड़ लिया। और जब इसके पास H+ आया तो इसका माइनस खत्म हो गया, और HNO3 के साथ H लग के किस में कन्वर्ट कर गया, HNO3 में कन्वर्ट कर गया। मतलब इसने H+ को क्या किया है, अपने साथ जोड़ा है, एक्सेप्ट किया है। दैट्स एक्सेप्ट H+ मींस एक्सेप्ट प्रोटॉन। इसने क्या किया है, प्रोटॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। सो NO3- वर्क एज ए बेस। NO3- कैसे काम कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ बेस के फॉर्म में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। काफी इजी है। नाउ H2O converted into OH- and CN converted into HCN। आप खुद से देखो, इसमें मेरा कोई भी फंक्शन नहीं है, आप खुद से ही समझ सकते हो। H2O किस में कन्वर्ट कर रहा है, दैट्स कन्वर्टेड इनटू OH-। तो H2O से OH- में गया, कब ये जाएगा, तो H2O से OH- में कब गया होगा, जब इसने क्या किया होगा, डोनेट H+। जब इसने क्या किया होगा, H+ को क्या किया होगा, डोनेट किया होगा, या डोनेट प्रोटॉन, इसने प्रोटॉन को डोनेट किया होगा। जब इसने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया, H+ दे दिया, तो ये क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। और तुम्हारा ब्रॉन्स्टेड साहब तो ये कहते हैं कि जो प्रोटॉन दे देता है वो क्या होता है, एसिड होता है। ये CN- से किस में गया है, HCN में गया है। इसने क्या किया है, H+ एक्सेप्ट, मीन्स इसने क्या किया है, प्रोटॉन एक्सेप्ट। इसने प्रोटॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। CN- से HCN में गया, दैट प्रोटॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया। सो दैट्स वर्क एज ए बेस। इसने कैसे काम किया, बेस के फॉर्म में काम किया। क्लियर, आप देखते रहो। नाउ CH3COOH कन्वर्टेड इनटू CH3COO-।
CH3COH, एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट किया है? दिस इज कन्वर्टेड इनटू CH3COO माइनस, दैट्स कन्वर्टेड इनटू एसीटेट। एसिटिक एसिड एसीटेट में कन्वर्ट किया है। कैसे कन्वर्ट किया होगा? तो देखो यहां से यहाँ पे H+, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, मींस इसने H+ को क्या कर दिया? डोनेट किया होगा। जब निकाला होगा H+ तब तो इसके पास क्या हुआ होगा? CH3CO माइनस हुआ होगा, मींस दैट डोनेट H+ और डोनेट H+ को क्या कह रहे हैं हम लोग? दैट इज डोनेट प्रोटॉन। इसने प्रोटॉन को क्या कर लिया? डोनेट कर लिया। अब जिसने प्रोटॉन को डोनेट किया भाई क्या होगा? एसिड होगा। H2O से किस में कन्वर्ट कर रहा है? दैट्स H2O कन्वर्टेड इनटू H3O+। अब देखो अभी तक H2O कैसे काम कर रहा था? एसिड की तरह काम कर रहा था। अब देखो H2O से किस में कन्वर्ट कर गया? H3O+। तो H2O से H3O+ में कब गया होगा? जब इसमें एक H+ आके लगा होगा। दैट मीन एक्सेप्ट H+, इसने H+ को क्या किया? एक्सेप्ट किया। और जो H+ एक्सेप्ट करता है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड बेस कहते हैं। तो अब H2O बेस की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब कि H2O एक ऐसा स्पीसीज है जो एसिड की तरह भी काम कर सकता है, बेस की भी तरह काम कर सकता है। दैट्स मीन इस कैन बी एक्सेप्ट प्रोटॉन और डोनेट कैन प्रोटॉन। इट कैन डोनेट प्रोटॉन एंड ऑल्सो द एक्सेप्ट प्रोटॉन। H+ प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है। सो H2O को हम न्यूट्रल कह सकते हैं, या फिर H2O को हम एसिड कैटेगरी में भी रख सकते हैं और बेस की कैटेगरी में भी क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। So that is the concept given by the Bronsted-Lowry. According to Bronsted-Lowry, for revision कर देते हैं 2 मिनट के लिए। According to Bronsted-Lowry, the species which can give the H+, that can give the proton, this is called Bronsted acid, and the species which accept H+, ठीक है, जो H+ एक्सेप्ट करता हो, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता हो, दैट इज कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड बेस। अब क्या ये पूरी थ्योरी पूरी एसिड बेस को संभाल सकती है? अबाउट 80% केसेस को सॉल्व कर सकती है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड। ब्रॉन्स्टेड थ्योरी अबाउट 80% स्पीसीज जो एसिड और बेस है उसको तो क्लियरिफाई कर सकता है, बट कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी भी उसे अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। वही इसका क्या बनेगा? लिमिटेशन बनेगा। मींस क्या ये पूरी थ्योरी कंप्लीट सारे एसिड के लिए सही है? नहीं, सारे एसिड के लिए सही नहीं है। कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जिसको ब्रॉन्स्टेड-लॉरी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि वो एसिड की तरह कैसे है, वो बेस की तरह कैसे है। फॉर एग्जाम्पल जो नॉन मेटल ऑक्साइड है, फॉर एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड, मींस नॉन मेटल ऑक्साइड हाउ कैन बी एसिडिक? नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे एसिडिक हो जा रहे हैं? इसका एक्सप्लेनेशन ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के पास भी नहीं है। लाइक मेटल ऑक्साइड विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, हाउ कैन बेसिक, ठीक है, मेटल ऑक्साइड कैसे बेसिक हो जाते हैं? दैट्स इज नॉट ऑल्सो बी एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। तो मेटल ऑक्साइड कैसे बेसिक है, इसका एक्सप्लेनेशन लॉरी साहब नहीं दे पाते हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे एसिडिक है, इसका एक्सप्लेनेशन ब्रॉन्स्टेड-लॉरी साहब नहीं दे पाते हैं। दैट इज कॉल्ड द लिमिटेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। क्लियर? दिस थ्योरी का जो लिमिटेशन है, मींस द लिमिटेशन ऑफ दैट थ्योरी इज आल्सो एक्सप्लेन्ड बाय द अनदर साइंटिस्ट व्हिच इज कॉल्ड द लुईस थ्योरी। इसका एक्सप्लेनेशन देने वाले जो दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम क्या है? लुईस साहब है। और लुईस साहब क्या करते हैं कि जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी का जो भी आपका ड्रॉबैक है, उस ड्रॉबैक को लुईस थ्योरी एक्सप्लेन करता है। तो आइए हम देखते हैं अपने थर्ड थ्योरी को, जिसका नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड द लुईस थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी कंप्लीट करने के बाद वी हैव कम्स टू द नेक्स्ट थ्योरी, दिस इज कॉल्ड द लुईस थ्योरी। Lewis theory was given by the scientist which is called the that is the G.N. Lewis। अगले जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लुईस थ्योरी को दिया है, जिनका नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड द G.N. Lewis। ऐसे ज़्यादातर लोग इसे लुईस के नाम से ही क्या करते हैं? इसे ज़्यादातर लोग लुईस के नाम से ही जानते हैं। आप भी लुईस ही याद रखो। 1930 में इन्होंने दिया था, ठीक है ना, ये आप ईस्वी है जिस ईस्वी में इन्होंने अपना थ्योरी को दिया था, अबाउट 1930 में दिया था। इससे पहले जितने थ्योरीज आए हैं, लाइक द आरेनियस थ्योरी, दैट्स थ्योरी वाई डिपेंडेड अपॉन द H+ एंड OH- बेसिस। ये थ्योरी जो थी आरेनियस की, वो टोटली H+ और OH- के बेसिस पे क्या थी? डिपेंडेंट करती थी। देन आफ्टर कम्स इनटू द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, दिस थ्योरी वाई डिपेंडेड अपॉन द प्रोटॉन विच गिव द प्रोटॉन, दैट इज कॉल्ड एसिड, विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, दैट इज कॉल्ड बेस।
नाउ बट दिस थ्योरी, लुईस थ्योरी इज टोटली डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। ये थ्योरी जो है वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है, मीन्स दैट थ्योरी इज द डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन, नॉट बी डिपेंड अपॉन द प्रोटॉन। क्लियर? नाउ अब एसिड के लिए इसने क्या बोला, ये थ्योरी एसिड को कैसे एक्सप्लेन करता है, तो देखो दो सबस्टांसेस, वैसे सबस्टांस वो आयंस हो सकते हैं, वो मोलिकुल्स हो सकते हैं, वो एटम्स हो सकते हैं, वो ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो वैसे सबस्टांसेस दैट क्या एक्सेप्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैसे सबस्टांसेस जो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, जो कहीं से एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो एक जोड़ा मतलब दो इलेक्ट्रॉन, तो जो सबस्टांस कहीं से दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, तो ऐसे सबस्टांसों को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एसिड कहते हैं। जैसे उसने एक्सप्लेन ऐसे किया कि सल्फर डाइऑक्साइड लाइक नॉन मेटल ऑक्साइड है, ठीक है ना, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है, दे कैन एक्सेप्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या करते हैं, कहीं से भी वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जितने नॉन मेटल के ऑक्साइड है ये सारे क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। इस तरह से इसने एक्सप्लेन कर दिया कि नॉन मेटल के ऑक्साइड क्यों एसिडिक होते हैं। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इसलिए होते हैं बिकॉज दे एक्सेप्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जितने ऑक्साइड हैं ये सारे कहीं ना कहीं से वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो दैट इज द कंसेप्ट फॉर द एसिड। एसिड वे है जो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हो। बेस के लिए क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, तो बेस के लिए क्राइटेरिया ये था कि दो सबस्टांसेस व्हिच डोनेट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो लेंगे, जो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे वो एसिड है, और दैट्स डोनेट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन किसी को क्या करते हो, डोनेट करते हो। देखो यहाँ लिखा भी है कि द बेसिस इज द सबस्टांसेस व्हिच कैन एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर देता हो, डोनेट कर देता हो। तो जो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा दैट इज कॉल्ड द लुईस बेस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, लुईस बेस कहलाएगा। जैसे उसने बताया कि जो भी मेटल के ऑक्साइड्स हैं, लाइक आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड हुआ, सोडियम ऑक्साइड होता है, ये ऑल आर बेसिक, ये सारे क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। व्हाई दिस इज बेसिक, तो ये बेसिक क्यों होते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हमारे लुईस साहब भी बोलते हैं। ये बोलते हैं कि जितनी मेटल के ऑक्साइड है ये बेसिक इसलिए है क्योंकि ये कहीं से भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है, किसी को भी ये क्या करते हैं, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, दे देते हैं, इसलिए मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो मेटल के ऑक्साइड वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इसलिए बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं इसलिए क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। इसलिए यहाँ पे एग्जांपल में देखो BF3 एक अच्छा क्या होता है, काफी अच्छा लुईस एसिड होता है। सल्फर डाइऑक्साइड पता ही है, नॉन मेटल का ऑक्साइड अच्छा लुईस एसिड होगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड अच्छा लुईस एसिड होगा। H+ एसिडिक होता है, ठीक है ना। NH3 क्या है, NH3 एक अमोनिया है, और अमोनिया वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5, तो 3 बॉन्ड बनाने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन बचे। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या होंगे, इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर बचे रहेंगे, जो किसी को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। अब एग्जाम्पल में देखो, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कोई सबस्टांस लुईस के अकॉर्डिंग एसिड है और लुईस के अकॉर्डिंग क्या है, बेस है। यहां देखो, यहां आप देखो NH3 के पास क्या है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है। बॉन्ड बनाने के बाद भी वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है। तो NH3 क्या कर सकता है, अपना वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। क्यों, क्योंकि मैंने अपना बॉन्ड बना लिया, उसके बाद मैंने अपना काम कर लिया, मेरे पास पैसे बचे हुए हैं, हम किसी को दे सकते हैं। वैसे अमोनिया ने अपना, नाइट्रोजन अपना बॉन्ड बना करने के बाद भी वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ है, सो दैट कैन बी डोनेट, इसलिए ये क्या कर सकता है, किसी को अपना वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और जो डोनेट करता है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बेस कहते हैं। मीन्स ये क्या है हमारा, दिस इज कॉल्ड लुईस बेस है। NH3 क्या कहलाएगा, लुईस बेस। H+ के पास क्या है, H+ के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तब तो प्लस बना है। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि इसका अपना निकल गया है, तो जो इसका अपना था वो भी चला गया, तब इसके पास कुछ नहीं बचा, तो ये क्या करेगा, किसी से भी अपना वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो H+ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो जो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है दैट इज कॉल्ड क्या कहते हैं उसे,
लुईस एसिड कहते हैं। तो अब यहां से देखो NH3 ने अपना 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, तो NH3 ने अपना 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, तो जो हाइड्रोजन आया उसको दे दिया, इसलिए एरो कहां दिखाया गया, ऊपर दिखाया गया है। और जब कोई भी एटम अपना दोनों इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करता है तो ऐसे बॉन्ड का नाम क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां देखो नाइट्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, तो जो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करता है तो जो देता है वो डोनर होता है और जो लेता है वो एक्सेप्टर होता है, और डोनर और एक्सेप्टर के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इस तरह से NH4 प्लस जो अमोनियम आयन यहां फॉर्म हुआ, इसमें कौन सा बॉन्ड बना, तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरह से यहां पर एसिड और बेस मिलकर इसने क्या बनाया, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट का क्या कर लिया, फॉर्मेशन कर लिया। So that is the simple theory which was given by the Lewis, which can be donate 1 pair of electron, that is called base, which accept 1 pair of electron, that is called acid. Now see that some merits for that concept, कुछ इसके merits हैं इस concept के जो कि मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट merits क्या है, that theory could not be explained the acidic behavior, acidic nature of those substances which do not contain the hydrogen atom। ये theory है विच कुड बी एक्सप्लेन, ये ऐसी थ्योरी है जो वैसे सब्सटेंसों के बारे में भी एक्सप्लेन कर सकती है, दो सब्सटेंस विच डू नॉट कॉन्टेन हाइड्रोजन। ये ऐसी थ्योरी है कि ये ऐसी थ्योरी है कि वैसे सब्सटेंसों के बारे में भी बता सकती है कि कौन सब्सटेंस एसिड होगा और कौन सा सब्सटेंस बेस होगा जिसके पास H+ और OH- नहीं है। तो ये काफी अच्छी बात है कि एक ऐसी थ्योरी आई जो H+ और OH पर डिपेंड ना करता था, ये इस पर डिपेंड करता था कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। So that theory is important for those substances which work as a acid and base without containing H+ and OH-। ये थ्योरी बिना H+ और OH- रखने वाले सब्सटेंस में भी बाइफर्केशन कर दिया कि कौन सा एसिड होगा और कौन सा क्या होगा, बेस होगा, जो इसकी पहली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेरिट है। The second important merit is that it could explain the neutralization reaction which do not involving the any proton। ये वैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी एक्सप्लेन करता था जिसमें प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता था, जिसमें कोई H+ और कोई OH- नहीं देता था, उस कंडीशन में भी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को क्या करता था, एक्सप्लेन करता था। जैसे देखो यहाँ पर किसी ने H+ और किसी ने OH- नहीं दिया, फिर भी यहाँ पर क्या बन रहा है, साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। मीन्स यहाँ पर किसका कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि एसिड प्लस बेस रिएक्शन करके अगर साल्ट बनाता हो तो ऐसे रिएक्शन का क्या नाम होता है, न्यूट्रलाइजेशन। तो वैसे रिएक्शन जिसमें बिना H+ और OH- का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, इसका एक्सप्लेनेशन हमें कहां से मिलता है, लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमें ऑब्टेन होता है। दिस इज द टू इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द लुईस कंसेप्ट फॉर द एसिड एंड बेस। कुछ मेरिट्स होते हैं तो कुछ का डिमेरिट्स भी होता है, ठीक है ना। अब जो डिमेरिट्स आर्हेनियस का था वो सब कुछ ठीक ठाक कर दिया कौन सा, लुईस। लेकिन जो आर्हेनियस का मेरिट था उस मेरिट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन, तो आर्हेनियस का जो मेरिट था उस मेरिट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन सा, लुईस। तो लुईस के कौन कौन से लिमिटेशन है वो देखते हैं। जनरली जितने आपके एसिड्स हैं जनरली, उस एसिड और बेस के जो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर्स हैं, जनरली जो आपके एसिड्स हैं, तो जनरली जो आपके एसिड्स हैं उनके पास क्या होता है, H+ होता है। जनरली जो बेस होते हैं उसके पास क्या होता है, OH- होता है। तो जो वैसे जो हम अपने डेली लाइफ में जिस एसिड और बेस का सबसे ज्यादा यूज करते हैं उसका एसिडिक और उसका बेसिक कैरेक्टर क्यों होता है, इसका एक्सप्लेनेशन लुईस के पास नहीं है। क्योंकि लुईस साहब तो टोटली इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, और आप देखो तो आपके आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या है, तो आर्हेनियस का अकॉर्डिंग जितने जनरल एसिड्स हैं, जितने भी अपने डेली लाइफ में एसिड करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन हमारे जो आर्हेनियस साहब है वो काफी अच्छा दे देते हैं कि जो H+ देगा वो एसिड है, जो OH- देगा वो क्या है, बेस है। लेकिन जनरली जो एसिड और बेस है उनका एक्सप्लेनेशन, मतलब सब एसिड और बेस के 80% केसेस का एक्सप्लेनेशन हमारे लुईस के अकॉर्डिंग नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ी इसकी क्या है, ड्रॉबैक है। ये सिर्फ और सिर्फ वैसे एसिड और बेस को एक्सप्लेन कर पाते हैं जिनके पास H+ और OH- नहीं है, सिर्फ उसी का एक्सप्लेनेशन है। जनरली जो हमारे लाइफ में एसिड और बेस है उसका एक्सप्लेनेशन लुईस साहब के पास नहीं है। दूसरा, जनरली आपके जो हमारे लाइफ के जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाते हैं, तो जनरल अपने लाइफ में देखते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से साल्ट का फॉर्मेशन काफी फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि एसिड मिला, बेस मिला, साल्ट बन गया, काफी फास्ट रिएक्शन होता है जनरली। लेकिन आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ये काफी फास्ट होता है, और हम देखते भी लाइफ में है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फास्ट होता है। लेकिन लुईस के अकॉर्डिंग हम चले तो लुईस के अकॉर्डिंग जो साल्ट बनता है वो साल्ट कैसा होता है, तो साल्ट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होता है, काफी स्लोली होता है।
ठीक है ना। इनके अकॉर्डिंग ये है कि जो साल्ट बनता है उसमें क्या पाया जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है इनके अकॉर्डिंग। लेकिन जो पुराना कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग जो साल्ट बनता है उसमें क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, और इनके अकॉर्डिंग क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, स्लो होगा साल्ट का। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, साल्ट का फॉर्मेशन काफी फास्ट होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी इनके पास नहीं है कि इन आवर डेली जनरल यूजेज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फास्ट, जनरल यूजेज में जो हमारे रिएक्शंस हैं वो फास्ट है न्यूट्रलाइजेशन के, बट अकॉर्डिंग टू लुइस दिस रिएक्शन इज स्लो। लुइस के अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली रियल में क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन काफी फास्ट होता है, जिस चीज का एक्सप्लेनेशन हमारे लुइस साहब नहीं दे पाते हैं। तो ये दो इसके काफी क्या हो गए, काफी इंपॉर्टेंट इसके ड्रॉबैक हो गए, ठीक है, जो लुइस साहब इस चीज को एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते हैं। तो that is the three important concept which we explain, that is Arrhenius concept given upon the H plus, that is acid, give the OH minus, this is called base. Bronsted-Lewis concept give the proton, that is called acid, accept proton, that is called base. Lewis concept accept one pair of electron, that is called Lewis acid, donate one pair of electron, that is called Lewis base. Clear? This is the complete वीडियो फॉर योर कंसेप्ट फॉर एसिड, ठीक है। ये आपका पूरा कंसेप्ट है किसके लिए, तो कंसेप्ट है आपके एसिड और बेस के लिए, कि जो डिफरेंट साइंटिस्टों ने एसिड और बेस को क्या किया, एक्सप्लेन किया है। ये आपके क्लास 10 तक ही लिमिटेड नहीं है, दैट इज द अप टू योर क्या, प्री फाउंडेशन नीट एंड प्री फाउंडेशन बेस, प्री फाउंडेशन जेई। तो ये आपके प्री फाउंडेशन नीट और प्री फाउंडेशन जेई तक, यहां तक मैंने आपको पूरा क्या कर दिया है, पहुंचा दिया है। आई होप आपको थोड़ा बहुत कभी कभी बोरिंग लगता होगा, पढ़ाई क्या होती है, थोड़ी सी कभी कभी बोरिंग भी हो जाती है, बट उस कंडीशन में आप क्या कीजिए, आप अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए, थोड़ा सा आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए, और हमेशा याद रखिए कि आप अपने पेरेंट्स को के फेस की तरफ देखिए। पेरेंट्स आपसे काफ़ी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो चलिए आप इसे मेंशन कीजिए, ठीक है। फिर मैं अभी आपके साथ नेक्स्ट स्लॉट में, आप इसको नोट डाउन करने के बाद नेक्स्ट स्लॉट में मैं आपके साथ मिल रहा हूं, जिसमें मैं आपके साथ बात करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस का। तो लुईस थ्योरी कंप्लीट करने के बाद वी कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड को क्लासिफाई अलग अलग बेसिस पे किया गया है, जिसमें फर्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ H प्लस इन देयर सॉल्यूशन। अपने सॉल्यूशन में कोई एसिड जा करके कितना H प्लस दे रहा है, क्या वो एसिड पूरा आयोनाइज कर रहा है या लिटिल अमाउंट में आयोनाइज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग एसिड को क्लासिफाई किया गया है। एसिड को किस ओरिजिन से निकाला जा रहा है, क्या उसे मिनरल्स के थ्रू निकाला जा रहा है, मीन्स एसिड जो बना है वो अर्थ क्रस्ट से निकलने वाले मिनरल्स के थ्रू बना है, या वो एसिड किसी प्लांट सोर्स या एनिमल सोर्स से निकल रहा है, मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग एसिड को क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन। थर्ड क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू देयर कंपोनेंट्स पर मोलिकुल्स, कितने कंपोनेंट्स हैं, जैसे कोई एसिड का पर मोलिकुल्स लेते हैं, फॉर HCl लेते हैं, इस HCl में कितने कंपोनेंट्स हैं, H और C मीन्स कितने टोटल कंपोनेंट्स हुए, 2 कंपोनेंट्स हुए। और यहीं पे हम HNO3 ले लेते हैं, तो इसके पर मोलिकुल्स कंपोनेंट कितने हुए, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 3, दैट इज कॉल्ड 314, टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं। तो इसके कंपोनेंट के अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, एसिड को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में एसिड का क्या कंसंट्रेशन है, क्या सॉल्यूशन में एसिड ज़्यादा है या वाटर कम है, ठीक है, वाटर ज़्यादा है कि एसिड कम है, इसके अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हो, एसिड को क्लासीफाई कर सकते हो। इसके अलावा जो आपके एसिड्स हैं उसके पर मोलिकुल्स कितना H प्लस देने की टेंडेंसी है, पर मोलिकुल्स एसिड की H प्लस देने की कितनी टेंडेंसी है, जैसे HCl पर मोलिकुल्स कितना H प्लस दे सकता है, 1 H प्लस दे सकता है। H2SO4 पर मोलिकुल्स कितना H प्लस दे सकता है, 2 H प्लस दे सकता है। तो ये पर मोलिकुल्स H प्लस देने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी। तो बेसिसिटी के अकॉर्डिंग भी एसिड को क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ ऑफ H प्लस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ ऑफ H प्लस।
आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड को H+ के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग दो कैटेगरी में क्या किया गया, बांट दिया गया। दैट इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दैट इज कॉल्ड द वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज एसिड विच आर बी कंप्लीटली आयोनाइज इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग एसिड वे एसिड होते हैं जिसे उनके एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर वो पूरा क्या कर जाते हैं, आयोनाइज कर जाते हैं। मतलब कि दे कैन गिव द ग्रेटर अमाउंट ऑफ H+ इन देयर सॉल्यूशन। वे क्या करते हैं, अपने सॉल्यूशन में जब पूरा आयोनाइज करेंगे तो H+ का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। ऐसे एसिड को हम कहते हैं कि ये काफी अच्छे एसिड है, काफी खुशमिजाज एसिड है, सो दैट इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग एसिड। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। ऐसे कौन कौन से एसिड है, तो लाइक सल्फ्यूरिक एसिड है, लाइक नाइट्रिक एसिड है, लाइक आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, लाइक क्लोरिक एसिड है। ये सारे एसिड जो होते हैं वो काफी अच्छे क्या होते हैं, ये काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। जिसे मैंने यहाँ लिखा भी है कि लाइक सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसी का एक एग्जाम्पल्स है, ठीक है। फिर आपका नाइट्रिक एसिड एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। क्लोरिक एसिड एक काफी अच्छा एग्जांपल है। इसके अलावा एक और बात लोग बोलते हैं यहां पर कि ऑल मिनरल एसिड्स आर जनरली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। जनरली जो मिनरल एसिड्स हैं, मिनरल एसिड मतलब वैसे एसिड्स जो अर्थ क्रस्ट से निकलने वाले एलिमेंट से बनते हैं। जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड अर्थ क्रस्ट से निकलने वाले एलिमेंट से, उससे ये क्या होता है, बनता है, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सारे, ठीक है। तो जो अर्थ क्रस्ट से निकलने वाले एलिमेंट से प्रिपेयर्ड होने वाले एसिड है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ठीक है। तो ये जितने भी अर्थ क्रस्ट से निकलने वाले एसिड हैं जिसे हम मिनरल्स एसिड कहते हैं, तो ऑल मिनरल्स एसिड्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेप्ट, याद रखिएगा, ऑल मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। जितने मिनरल एसिड्स हैं वे सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं एक्सेप्ट 2 एसिड, 2 एसिड को छोड़ करके। दीज 2 एसिड्स आर, रिमेंबर ऑलवेज, दिस इज कॉल्ड द कार्बोनिक एसिड। ये 2 एसिड कौन से हैं, तो पहला एसिड है कार्बोनिक एसिड जिसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज कॉल्ड H2CO3। याद रखेंगे, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑल मिनरल्स एसिड आर द स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड एंड द सेकंड एसिड विच इज कॉल्ड द फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड ऐसे 2 मिनरल एसिड हैं जो क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। इसके बाद से जितने मिनरल एसिड्स हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड तुम्हारा हो गया, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ब्रोमिक एसिड हो गया, ठीक है, क्लोरिक एसिड हो गया, जितने एसिड्स हैं, अदर जितने तुम्हारा मिनरल एसिड है, वे सारे मिनरल्स एसिड क्या होते हैं, दीज ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड। वे सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। द सेकंड टॉपिक्स वी कम दैट इज कॉल्ड वीक एसिड। वीक एसिड किसे बोलते हैं, तो दोज एसिड विच आर बी पार्शियली आयोनाइज इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। वैसे एसिड जो वाटर में कम से कम क्या करें, आयोनाइज करें, लिटिल अमाउंट में आयोनाइज करें, मीन्स दैट विल बी गिव द लिटिल अमाउंट ऑफ देयर H+ इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में कम से कम H+ का क्या करें, कंसंट्रेशन दे, तो ऐसे एसिड को हम क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक जो वीक एसिड में आते हैं आपका जितने ऑर्गेनिक एसिड है, जितने ऑर्गेनिक एसिड है वे सारे ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। जैसे फॉर्मिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है, क्यों, क्योंकि वो आपका एनिमल सोर्सेज से निकलता है। जैसे लाल चींटी जो होती है, लाल चींटी से फॉर्मिका एंट कहते हैं, उस फॉर्मिका एंट के काटने से वहां पर जो एसिड वो सिक्रेट करती है वो कौन सा एसिड होता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड होता है। एस्टिक एसिड जो हम अचार वगैरह खाते हैं, उससे जो एसिड उसे टेस्टी करने के लिए जो उसमें विनेगार मिलाया जाता है, वहाँ जो एसिड होता है, दिस इज कॉल्ड एस्टिक एसिड। वो एक एस्टिक एसिड होता है, जिसे एसीटम बोलते हैं हम लोग। इसके अलावा जो फटा हुआ दूध होता है, लैक्टिक एसिड, वो भी एक तरह का वीक एसिड होता है। बटर में निकलने वाला एसिड, ब्यूटारिक एसिड, वो भी एक वीक एसिड होता है। तो जो एनिमल सोर्सेज से निकलने वाले जो एसिड्स हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड जिसे बोलते हैं, वे सारे ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। जिसमें मैंने यहाँ लिखा भी है लाइक HCOH विच इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, जो एक वीक एसिड होता है। CH3COH विच इज कॉल्ड एस्टिक एसिड, जो एक वीक एसिड होता है। लाइक H2CO3, जो भी मैंने बोला था कि 2 ऐसे एसिड है जो मिनरल एसिड है, फिर भी वो क्या होते हैं, वीक एसिड। तो यहाँ पर वीक एसिड में उसकी कैटेगरी में मैंने रख दिया है H2CO3 विच इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड है। H3PO4 विच इज कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड, जो एक वीक एसिड है, ठीक है। C3H7COH विच इज कॉल्ड ब्यूटायरिक एसिड। C3H7COH मोलिकुलर फार्मूला जो आपके वीक एसिड है, जो ऑर्गेनिक एसिड है, मोलिकुलर फार्मूला वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसमें मोलिकुलर फार्मूला आप जरूर याद रखें। तो C3H7COH दैट इज कॉल्ड ब्यूटायरिक एसिड, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ वीक एसिड है। देन आफ्टर CH3CHOH दिस इज कॉल्ड CH3CHOH, दिस इज कॉल्ड द लैक्टिक एसिड। ये किसका फार्मूला होता है, लैक्टिक एसिड का। फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूँ, CH3CH
OH COOH, दिस इज फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ वीक एसिड, ये भी क्या है, वीक एसिड है। मीन्स ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड, जितने ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वे सारे क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ठीक है। इसमें ऐसे कोई भी ऑर्गेनिक एसिड नहीं होते हैं जो जनरली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अब जितने स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, दिस ऑल आर कोरोसिव, वे सारे क्या होते हैं, कोरोसिव होते हैं, सारे बर्निंग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कोरोजन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, काफ़ी कोरोजन फैलाने वाले होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, क्योंकि हाईली आयोनाइजेशन होगा, तो जब हाईली आयोनाइज करेंगे तो उसमें जो आयंस होंगे वो ज़्यादा होंगे, इसलिए क्या होगा, वो हाईली इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स आते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जो भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है वो काफ़ी गुड कंडक्टर, क्योंकि आयंस ज़्यादा होगा, जब आयंस ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा, वहाँ पर ज़्यादा होगा, ठीक है। वीक एसिड के बारे में आप कुछ प्रॉपर्टीज बोल सकते हो कि वीक एसिड जो होंगे वो पार्शियली वाटर में आयोनाइज करेंगे, H+ का कंसंट्रेशन में कम होगा, ठीक है। इसके बाद से कोरोजन काफ़ी कम करेंगे, बर्निंग कम करेंगे, ठीक है। इसके बाद से आप ये भी यहाँ पे बोल सकते हो कि दे आर बी वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी वीक कंडक्टर होंगे, ठीक है। या फिर आप लास्ट एक पॉइंट ये भी बोल सकते हो कि दे आर बी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और ये क्या होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। तो दैट इज द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ देयर H+। ये H+ के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हमने एसिड को दो कैटेगरी में क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देन आफ्टर वी कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन। तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन, कैसे उसके ओरिजिन के अकॉर्डिंग, किस सोर्स से आपको एसिड आप निकाल रहे हो, उस एसिड के ओरिजिन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। आप एसिड की किससे निकाल रहे हो, क्या वो किसी प्लांट या एनिमल सोर्सेज से निकल रहे हैं, या फिर आप मिनरल से उस एसिड को निकाल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप एसिड को दो कैटेगरी में बांट सकते हो ओरिजिन के अकॉर्डिंग। दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक एसिड एंड दिस इज कॉल्ड द मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड किसे कहते हैं, तो दोज एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज, वैसे एसिड जिसे हम किसी प्लांट या एनिमल सोर्सेज से निकालते हैं, तो ऐसे एसिड्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स हमारे सिट्रिक एसिड जो कि सिट्रस फ्रूट से निकाला जाता है, जैसे सिट्रस फ्रूट्स में आपका क्या आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा, या फिर आपका लेमन आ जाएगा, या अनरिपेन ग्रेप्स आ जाएंगे। तो जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उससे जो एसिड निकलता है दैट इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड जो कि एक ऑर्गेनिक एसिड है जो आपके एनिमल के से निकलता है, और वो एनिमल्स में आपका एंट आता है, एंट स्टिंग, जो आपका एक चिट्टी होती है फॉर्मिका, ठीक है। उस फॉर्मिका के काटने से वहाँ पर जो एसिड सेक्रेट होता है उसका नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मिक। चूँकि ये फॉर्मिक एसिड फॉर्मिका चींटी के काटने से निकला, इसीलिए उसके अकॉर्डिंग उसका नाम क्या पड़ा, दैट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड है, जिसमें मैंने एक आपको टेबल बना करके दिया है कैसे कौन कौन से एसिड है और वो किस सोर्सेज से निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मिक एसिड एंटेस्टिंग से निकलता है, ठीक है। एस्टिक एसिड जो विनेगार से निकलता है, जो अचार वगैरह होता है उसको टेस्टी वगैरह बनाने के लिए एक लिक्विड मिलाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, विनेगार, जिसे हम एसीटम भी कहते हैं। विनेगार का दूसरा नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एसीटम कहते हैं इसको, एसीटम। चूंकि इसे एसीटम कहते हैं और एस्टम से निकला ये एसिड, सो दैट इज कॉल्ड एस्टिक एसिड। एंटेस्टिंग जो था, एंट जो थी वो फॉर्मिका नाम था, फॉर्मिका से वो एसिड निकला, फॉर्मिक एसिड हो गया, ठीक है। एक तीसरी ऑर्गेनिक एसिड होती है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड एक एसिड है ऑर्गेनिक एसिड जो जनरली क्या होता है, टोमेटो से निकलता है। टोमेटो आप जानते हो कि जो आपके टमाटर होते हैं उस टमाटर से निकलने वाला एसिड जो होता है वो क्या होता है, आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है। इसके अलावा टर्टेरिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है जो जनरली टमारिंड से निकलता है। टमारिंड आपको पता होगा इमली जिसे कहते हैं, तो इमली जो खट्टा होता है, खट्टा क्यों होता है, क्योंकि उसके पास ऑर्गेनिक एसिड है, और वो ऑर्गेनिक एसिड कौन सा होता है, दैट इज कॉल्ड टर्टेरिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड अभी बताए ही, सिट्रस फ्रूट से वगैरह से निकलते हैं। लैक्टिक एसिड आपको पता है कि जो आपके फटे हुए दूध होते हैं, ठीक है ना, सावर जो आपके मिल्क होते हैं, फटे हुए दूध जो होते हैं उससे जो एसिड निकलता है वो आपका लैक्टिक एसिड होता है। मैलिक एसिड जनरली क्या होता है, एक एसिड है जो जनरली मैलिक एसिड आपके एप्पल से क्या होता है, निकलता है। तो दिस ऑल आर नोन एज द ऑर्गेनिक एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस। क्लियर। देन आफ्टर कम्स इनटू द मिनरल एसिड। मिनरल एसिड आर दोज एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल सोर्सेस, वैसे एसिड जो मिनरल से निकाले जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि आप मिनरल्स का यूज करके आप इस एसिड को लेबोरेटरी में क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। वैसे एसिड, जिस एसिड को आप मिनरल्स का यूज करके आप लेबोरेटरी में क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो।
वैसे एसिड जिसको आप मिनरल्स को आपको यूज़ करना है और मिनरल्स को आप यूज़ करके आप उसे क्या कर सकते हो, लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हो। तो ऐसे एसिड का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड मिनरल एसिड कह सकते हो, या डायरेक्ट बोल भी सकते हो कि जिसे मिनरल से निकाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड जो आपका है वो एक तरह का मिनरल एसिड है, ठीक है, जिसे आप लेबोरेटरी में क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। और नाइट्रिक एसिड ये भी एक ऑर्गेनिक एसिड है जो जनरली मिनरल से निकाला जाता है और आप इसे लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तरह का क्या है, ऑर्गेनिक आपका मिनरल एसिड है जिसे आप लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हो और ये मिनरल से भी क्या किया जाता है, ऑब्टेंड किया जाता है, ठीक है। अब मैं अगला बात करने वाला हूँ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर कंपोनेंट्स पर यूनिट मोलिकुल्स। एक एसिड के मोलिकुल्स में, एक एसिड के मोलिकुल्स में कितने कंपोनेंट्स हैं, एक एसिड के मोलिकुल्स में कितने कंपोनेंट्स हैं, उस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग एसिड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पर मोलिकुल्स एसिड में कितने कंपोनेंट्स हैं, उस कंपोनेंट्स के नंबर के अकॉर्डिंग एसिड को दो पार्ट्स में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। दैट इज कॉल्ड बाइनरी एसिड एंड दिस इज कॉल्ड द पॉलिनरी एसिड। बाइनरी एसिड किससे कहते हैं, बाइनरी एसिड कहते हैं दोज एसिड विच कंटेन द पर मोलिकुल्स टू कंपोनेंट। बाइनरी एसिड वे एसिड होते हैं जिसके एक मोलिकुल्स में दो कंपोनेंट होते हैं। बाइनरी एसिड वैसे एसिड है जिसके एक मोलिकुल्स में दो कंपोनेंट होते हैं। जैसे एक मोलिकुल्स कौन सा है, HCl। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक मोलिकुल्स है, कौन, HCl। इस एक HCl में कितने कंपोनेंट्स हैं, एक H है और एक क्या है, Cl है। तो H के कितने कंपोनेंट्स है, 1, Cl के कितने कंपोनेंट्स है, 1 एंड 1 कितना होगा, 2। सो दैट्स टाइप ऑफ एसिड कंटेन 2 कंपोनेंट पर मोलिकुल्स, दिस इज कॉल्ड बाइनरी एसिड। तो जिसमें 2 कंपोनेंट्स होंगे वो बाइनरी होंगे, जिसमें 2 से ज़्यादा होंगे दैट इज कॉल्ड पॉलिनरी कहेंगे। HBr में H और Br है, H के कितने कंपोनेंट्स है 1, Br के कितने कंपोनेंट्स है 1, इसलिए टोटल कंपोनेंट्स 2 हुए, सो दैट इज कॉल्ड बाइनरी। HI में कितने कंपोनेंट्स हैं, एक H एक B, आपका I, H का एक कंपोनेंट, I का एक कंपोनेंट, टोटल 2 कंपोनेंट, सो दैट इज कॉल्ड बाइनरी। पॉलिनरी मोर देन 2 कंपोनेंट, जिसमें 2 से ज़्यादा क्या है कंपोनेंट्स है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनरी। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज कॉल्ड पॉलिनरी का। अगला टॉपिक पॉलिनरी एसिड किसे कहते हैं। तो पॉलिनरी एसिड्स वे एसिड्स हैं जो मोर देन 2 कंपोनेंट्स को क्या करते हो, रखते हो, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, पॉलीप्रोटिक एसिड होंगे। पॉलिनरी एसिड में आएंगे जिसके पास मोर देन क्या होगा, मोर देन 1 कंपोनेंट्स होगा, वो आपका पॉलिनरी एसिड्स में आएगा। जैसे HNO3 में देखो HK का नंबर 1 है, N का नंबर 1, O का नंबर कितना है 3 है, टोटल नंबर कितना हुआ 5 हुआ, ठीक है। मोर देन 2 है, 2 होता तो बाइनरी होता है, 2 से ज़्यादा है तो क्या है, दैट इज कॉल्ड पॉलिनरी होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड पॉलिनरी में आ जाएगा। H2SO4 में फिर क्या है, हाइड्रोजन का 2 है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन का 4 है, टोटल कंपोनेंट्स कितने हो गए 7 हो गए, मोर देन 2 हो गए, सो दैट इज कॉल्ड पॉलिनरी होगा, ठीक है। HCOH फॉर्मिक एसिड का ले लो, H इक्वल टू 2, O इक्वल टू 2, C इक्वल टू 1, टोटल कितना हो गया 5 हो गया, मोर देन 2 हो गया, सो दैट इज कॉल्ड पॉलिनरी। तो अकॉर्डिंग टू देयर पर यूनिट कंपोनेंट, पर यूनिट जो आपका पर यूनिट मॉलिक्यूल्स का जो कंपोनेंट्स है, उस पर यूनिट मॉलिक्यूल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग एसिड को हमने 2 कैटेगरी में बांटा, बाइनरी अगर 2 होंगे, एक मॉलिक्यूल्स में 2 कंपोनेंट, बाइनरी 2 से ज़्यादा होगा तो पॉलिनरी। चलिए, now the next criteria is that according to number of proton given by per molecules, per molecules एक molecules एसिड कितना H+ दे सकता है, एक molecules एसिड कितना H+ दे सकता है, उसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पर molecules एसिड how much given the H+, per molecules एसिड हाउ मच गिवन H+, पर मोलिकुल्स एसिड का कितना H+ दे सकता है, उसके अकॉर्डिंग एसिड को हम क्लासीफाई कर रहे हैं। और पर मोलिकुल्स H+ देने की क्राइटेरिया को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी कहते हैं। द हाउ मच H+ गिवन बाय द पर मोलिकुल्स ऑफ एसिड, कोई भी एसिड का एक मोलिकुल्स कितना H+ दे सकता है, इसी H+ देने के क्राइटेरिया को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी कहते हैं। उसके नंबर को हम क्या कहते हैं, बेसिसिटी। जैसे पर मोलिकुल्स जैसे HCl कितना H+ दे सकता है 1, तो कितना H+ दिया 1 H+ दिया, तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, उसकी 1 हो जाएगी। H2SO4 कितना H+ दे सकता है पर मोलिकुल्स 2 दे सकता है, तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो पर मोलिकुल्स जितना H+ देगा उसके नंबर को, उसके वैल्यू को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी कहते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग HCl का ले लो, तो HCl यहाँ पे 1 दे रहा है H+, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 होगी। H2SO4 2 H+ दे रहा है, बेसिसिटी 2 होगी। H3PO4 बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 3 H+ दे रहा है। अब आप खुद से भी सोच सकते हो कि
बेसिसिटी के अकॉर्डिंग भी आप 3 तरह के एसिड आप बांट सकते हो, एक जो 1 H+ पर मोल कुछ देता हो, एक ऐसा एसिड जो पर मोल कुछ 2 H+ देता हो, और एक ऐसा एसिड जो मोर देन 2 H+ देता हो। तो इसके अकॉर्डिंग जो 1 H+ देता हो उसे हम क्या कहेंगे, मीन्स जो 1 H+ दिया मीन्स जो 1 प्रोटॉन दिया, सो दैट इज कॉल्ड मोनोप्रोटिक एसिड। जो 1 से ज़्यादा H+ दिया मीन्स 2 H+ दिया तो उसमें क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड डाईप्रोटिक एसिड। और जो 2 से ज़्यादा H+ दे रहा है दैट इज कॉल्ड पॉलीप्रोटिक एसिड कहते हैं। जैसे HCl कितना H+ दे सकता है, 1, इसलिए मोनोप्रोटिक एसिड बोल सकते हैं। HBr कितना H+ दे सकता है, 1 दे सकता है, इसलिए हम इसे मोनोप्रोटिक एसिड बोल सकते हैं। HI कितना दे सकता है, 1 H+ दे सकता है, मोनोप्रोटिक एसिड बोल सकते हैं। SNO3 कितना H+ दे सकता है, 1 दे सकता है, सो दैट इज कॉल्ड द मोनोप्रोटिक एसिड, इसे भी हम बोल सकते हैं। डाईप्रोटिक एसिड जो पर मोल कुछ 2 देता हो, जैसे H2SO4 कितना देगा, 2 H+ देगा, तो 2 H+ देगा तो बेसिसिटी 2 हो जाएगी, जिसकी बेसिसिटी 2 होती है उसे क्या कहते हैं, डाईप्रोटिक एसिड कहते हैं। H3PO4 3 H+ दे रहा है, बेसिसिटी 3 हो रही है, मोर देन 2 है, पॉलीप्रोटिक में आ जाएगा। H3PO3 3 H+ दे रहा है, मोर देन 2 दे रहा है, सो दैट इज कॉल्ड पॉलीप्रोटिक में। So that is the complete discussion from we started that concept for the acid base। एसिड का हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था। अभी तक हम लोग पहुंच चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कहाँ तक, एसिड तक। ठीक है, अब हम इसके बाद से देखने वाले हैं वो टॉपिक होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ बेस का। तो आप एक चाहे कि स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ बेस का।